हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करते हैं। और यदि आप अपने घर से बैठ करके और अपने क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करना चाहते हैं तो मेरे ये वीडियो इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में जरूर देखिएगा। आज का टॉपिक वही पुराना, तत्वों का वर्गीकरण। और तत्वों के वर्गीकरण के लिए मैंने आपको ये कहा था, पिछले वीडियो में बना दिया कि तत्वों का वर्गीकरण, इतिहास जो है, इसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में। और हिस्ट्री बताना मेरा फर्ज था, लेकिन हिस्ट्री बताते बताते तत्वों के वर्गीकरण में मुझे 20-25 मिनट लग गए, इसलिए वो वीडियो बिल्कुल सेपरेट कर दिया। तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास इससे अलग पहले वाला वीडियो बना दिया, उसको अलग कर दिया। और आज मैं आपको केवल ये आधुनिक आवर्त सारणी बता रहा हूं। अब ये आधुनिक आवर्त सारणी है, इसका मतलब हमारे पास पुरानी सारणी थी। इस आधुनिक सारणी को लॉन्ग फॉर्म भी कहा जाता है। तो वो पुरानी सारणी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अतः आपको मेरा पुराना जो वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो है, तत्वों की वर्गीकरण की हिस्ट्री यानी कि उसका इतिहास, वो जरूर देखना है। उसमें मैंने आपको मेंडलीव की सारणी के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का बताया है, और वो मेंडलीव की सारणी से ही ये जो नई सारणी है वो मैंने बनाना आपको बताया है। अब ये सारणी मैंने आपको इसका खाका बना दिया है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ये सारणी बनाना बताऊंगा। और ये सारणी फिर कहां से आए, ये फर्स्ट ABC कहाँ है, 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, सब बातें आपको बताऊंगा। पहले आप अपना रजिस्टर खोलिए और रजिस्टर में जो लंबा होता है उसको यूं न करके उसको यूं कर लीजिए। आपके सामने कम से कम 18 20 25 लाइनें रजिस्टर में दिखाई दे रही हैं। और उस रजिस्टर में दाईं तरफ बाएं हाथ में थोड़ा जगह छोड़ करके एक से लगा करके एक खाने में आप इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 18 तक आप लिखिए। आशा करता हूं आपने लिख रहे होंगे। आपने 18 तक लिखा। अब आपको ये बताता हूं कि 18 क्यों लिखते हैं। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि 1 के ऊपर आपको फर्स्ट ए लिखना है, 2 के ऊपर सेकंड ए लिखना है, 3 के ऊपर थर्ड बी लिखना है, 4th के ऊपर 4th बी लिखना है, 5 के ऊपर 5 बी लिखना है, 6 पर 6 बी लिखना है, 7 पर 7 बी, और 8 जो है ये इसके 3 खाने 8 9 10, और 11 पे फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर थर्ड है। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये आए कहां से, ये आधुनिक आवर्त सारणी क्यों बनाई। इससे पहले जो हम पढ़ा करते थे, बताया था मैंने पिछले वीडियो में, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी का मॉडिफाइड रूप जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी है। मेंडलीव ने, पिछले वीडियो में आप जाकर के देखना कि मेंडलीव ने केवल 9 ग्रुप बताए थे, 1 से 7 और 8वां और 0। 1 से 7 तक के ग्रुप को ए और बी में बांटा, तो A से 7, जब 7 ग्रुप को ए और बी में बांटा तो 7 दूनी 14 कॉलम हो गए। कितने कॉलम हो गए? 14 कॉलम हो गए, वर्टिकल कॉलम। और 8वें के 3 कॉलम होते हैं। ये 8वां ग्रुप है, 1 2 3, इसके 3 कॉलम होते हैं। तो जो 7 दूनी 14, 3 17, एक 0 ग्रुप होता है, उसका 18। इस प्रकार से मेंडलीव के सारणी के उनके सबके समस्त ग्रुपों को अलग अलग कर दिया है। मेंडलीव का जो नियम, जो मेंडलीव की सारणी बनी थी, उसमें यह था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलक होते हैं। और अब मोज़ले ने जो नया नियम दे दिया है, आधुनिक जो नियम दिया है, उसमें बस केवल इतना ही कहा है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण
उनके परमाणु क्रमांकों के परमाणु भारों से क्या चेंज कर दिया, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मैं यहां पर क्या है अंतर बताता हूं आपको कि मेंडलीव की सारणी जब बनी थी उस समय परमाणु संरचना का ज्ञान नहीं था, अर्थात उस समय ये पता नहीं था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं क्या। लेकिन उसके बाद में जब परमाणु संरचना का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का नाभिक का और इसके चारों तरफ जो है ना इलेक्ट्रॉन विन्यास का जब पता लगा तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि तत्वों के गुण तो इलेक्ट्रॉनों के अर्थात इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात उनका निर्धारण जो है वो इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए ये जरूरी हो गया कि नई सारणी बनाई जाए, नई सारणी और वो इलेक्ट्रॉन विन्यास आधारित हो। अतः ये नया नियम बनाया जो आधुनिक नियम कहा जाता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक का मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉन विन्यास के फलन होते हैं। तो फिर से मैं आपको आधुनिक नियम की बताता हूं कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये सारणी आपने 1 2 3 4 बना दिया होगा। ये सारणी कहां से आई है कि मेंडलीव का विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है, इसलिए इसको और उसको नियम को क्या है परमाणु भारों से परमाणु क्रमांकों पे ले आए, इतना ही परिवर्तन है। फिर अब मैं आपको बताता हूं कि इस सारणी को इलेक्ट्रॉन विन्यास में एक एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको बताऊंगा, उसमें क्या क्या अपवाद होते हैं और इसी के आधार पर आपको ये भी बताऊंगा कि तत्वों का वर्गीकरण एसपीडीएफ में क्यों किया जाता है, क्यों हो जाते हैं और एसपीडीएफ तत्व कहां पाए जाते हैं, ये भी आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले इस सारणी को ध्यान में रखने के लिए आपको 1 से 20 तक के तत्व जो आपको याद हैं उनको लिख लीजिए। तो पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, इसको यहां पर लिखेंगे, ये हाइड्रोजन यहां पर लिख दिया पहला 1 नंबर, ये पहला तत्व लिख दिया हाइड्रोजन। और उसके बाद में इसका जो दूसरा तत्व है ये हीलियम, इस जगह रख दिया। पहले केवल आपको 20 तत्व लिखने जो कि आपको याद है, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हाइड्रोजन, आपको समय तो लगेगा लेकिन आपको मैं धीरे धीरे ये सारणी के बारे में जब आप समझ जाओगे तो ये बहुत ही सरल है, जिसको आपकी हमेशा और इस सारणी के आधार पर आप प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखना से समझ जाएंगे। हीलियम, यहाँ हीलियम, उसके बाद में यहाँ 3 नंबर पे आपको लिखना है लिथियम, 4 नंबर पे लिखना है बेरिलियम और 5 नंबर पे लिखना है बोरॉन, 6 नंबर पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन और 9 पे फ्लोरीन और 10 पे नियॉन। हीलियम के बाद में क्या आता है, नियॉन आता है। ये 10 नंबर हो गया आपको। और 10 और बताए मैंने, 10 में 11वां यहां पर क्या लिखेंगे, सोडियम। 11 यहां पर आप मैग्नीशियम 12 और मैग्नीशियम 12 करने के बाद ही मैग्नीशियम 12 हो गया। यहां पर एल्यूमिनियम 13, एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15 और ऑक्सीजन के बाद में सल्फर 16 और फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन 17 और नियोन के बाद में आर्गन। कितना कर देंगे, 17 18। ये आपको लिखना है। आपने 20 तत्व लिख लिए। एक बार तो आप 20 तत्वों के बारे में ही जाने और इन 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास का भी आपको पता है, मुझे पता, लेकिन मैं इनको रिपीट करवाता हूं। देखिए कि इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जब H1 लिखते हैं तो आप 1s1 लिखते हैं। हाइड्रोजन का क्या लिखते हैं, 1s1 लिखते हैं।
और हीलियम का क्या लिखते हैं, He2 लिखते हैं, He2 1s2 लिखते हैं। ये तो पहला हो गया। उसके बाद में लिथियम आता है। लिथियम, इसको छोड़िए यहां से, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आया, तो लिथियम को आपने Li3 लिखा और 1s2 और 2s1 किया। देखो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन S1 में जा रहा है, कौन से S1 में, ये जो ऐसे ये S1 में जा रहा है। अर्थात कि अब यहां पर मैं आपको बताना भूल गया कि इन जो ये ऊपर से होरी ये क्या चीज है कि वर्टिकल जो आपकी ये जो ग्रुप है, इनको तो ग्रुप कहा जाता है। ये 18 तो क्या चीज है, ग्रुप है, समूह है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 इनको क्या कहा जाता है, यहां पर लिख रखे हैं मैंने पीरियड, और यहां पर क्या लिख रखा है, ग्रुप। पीरियड को आवर्त कहते हैं, अर्थात ये आवर्त है, आवर्त। और ये क्या चीज है, समूह। समूह क्या चीज है कि ऊपर से नीचे आते हैं, और आवर्त जो होते हैं वो बाएं से दाएं की तरफ इस प्रकार से चले जाते हैं। इस प्रकार से ये आवर्त सारणी दो, इनमें समूह और आवर्त होते। आवर्त ऊपर से ये आगे 1 2 3 4 5 6 टोटल आवर्त 7 ही होते हैं, और फिर समूह कितने होते हैं, टोटल 18 समूह बता दिए, जो कि पीरियडिक, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से हम ले आए। और मेंडलीव की ये जो नाम लिखे, फर्स्ट ए सेकंड ए फर्स्ट बी थर्ड ई और सेवेंथ ए, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 18 तक आपने लिखे हैं, ये क्या चीज है, आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से है। तो अब मैंने आपको 20 तत्वों का बता दिया, और 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉन में अब आप देखो ना कि कितनी समानता है हाइड्रोजन और लिथियम में। हाइड्रोजन और लिथियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है S1 है, इसमें भी S1 है। अब यहां से ही लगाओ कि पहला आवर्त है तो 1s1 है, लिथियम में है तो 2 है, ये दूसरा आवर्त चालू हो गया, तो यहाँ 2s1 है, यहाँ कौन सा है, 2s1 आ जाएगा। और यहाँ इसलिए ये जो जगह खाली छोड़ी है, ये आप यहाँ S1 करोगे। इसका मतलब इस ग्रुप में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो S1 होगा। आप ध्यान रखें, मैंने S1 ऊपर लिख दिया है। पहले ग्रुप में अंतिम इलेक्ट्रॉन S1 में जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद जैसे मान लो मैं इसको छोड़ता हूं, यहां सोडियम लिया, यहां सोडियम में आप 11 नंबर है, 2 8 1 करेंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। सोडियम में 3s1, 3 थर्ड पीरियड, 3 मीन्स ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड और ये तीसरा पीरियड। थर्ड मीन्स थर्ड पीरियड सोडियम में, तो ये सोडियम कितना आ गया, थर्ड S1 आ गया। तो अब मैं आपको यहां सोडियम आगे बढ़ गया। अब मैं आपको बेरिलियम के बारे में बताता हूं। अब ये दूसरा पीरियड है, बेरिलियम है। बेरिलियम का नंबर कितना है, 4 है, Be4 1s2 2s2 1s2 2, तो बेरिलियम 4 2s2 यहां से चलेंगे, तो इसका मतलब बेरिलियम क्या, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो S2 होंगे हमेशा। इस ग्रुप में यहां जितने भी तत्व लिखूंगा सब में लास्ट में S2 आएंगे, सब में लास्ट में क्या आएगा, S2। कौन सा S2 आएगा, यहां से पता लगो, ये 2s2 है तो ये 3s2 है। मैग्नीशियम का लो आप कहीं बेरिलियम के से नीचे, ये मैग्नीशियम 12 नंबर, तो इसमें 2 8 2, तो यहां से 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये 3s2 आ गया। तो यहां से 3s2 मैंने लिख दिया, तो लास्ट में मैग्नीशियम। अब मैं आपको यहां से आता, उसके बाद में अब मैं आपको यहां से, अब मैं लिथियम और बेरिलियम का तो मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको कि 5 3 4 5 नंबर पे बोरोन का क्या होता है।
यहां से बेरिलियम से हम 5 नंबर बोरोन पे आए। बोरोन क्या आया, ये B5, 1s2, 2s2, 2p1। इसका मतलब 5वां इलेक्ट्रॉन पी जो सब सेल है वो कोष है वो चालू हो गया, पी कोष चालू हो गया। इसका मतलब ये जो खाना है, यहां आप P1 लिख दो, यहां क्या लिख देंगे, P1 लिखो, ये 2p1। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी 2 का गुणा करना 2 से, ये दूसरा और ये दूसरा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p1 में जाएगा। यहाँ ये p1 और ये 2 का यहां से पता लगेगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन p। अब इसी प्रकार से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13 है। तो देखो ये 3, 5 और ये 13, इसका मतलब बेरिलियम वैल्यू एक ग्रुप में जो तत्व होते हैं उनके गुण यहाँ 13 है। तो यहां से क्या लिखेंगे, 2, 8, 3। तो आप ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है। यहां ये तीसरा p बेरिलियम 13 और यहां से क्या हो गया, 3p1 हो जाएंगे। तो ये भी p1 आ जाएंगे। तो मैं समझता हूं बोरोन और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास एक जैसा है, तो इनके गुण भी एक जैसे आएंगे। अब यहां पर मैं आपको उसके बाद में कार्बन का लेता हूं। ये कार्बन 6 नंबर लिया, कार्बन 6 नंबर, और कार्बन में 6 नंबर 1s2, 2s2 और 2p2, यहां p2 हो जाता है। इसका मतलब जब ये p1 हो गया तो ये जो ग्रुप है ये p2 कहलाएगा। यहां से 2p2, ये दूसरा आवर्त है। दूसरे आवर्त का कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p2 होगा, ये 2p2 होगा। इसके नीचे सिलिकॉन है Si14। अब यहां आप देखेंगे 1s2 यानी कि 2, 8, 8 तो 10 और फिर बाद में कितने होंगे, 4। यहां पर भी लास्ट में पहले में 2 और दूसरे में 4, 2 और 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन बराबर। और ये 2, 8 तो आप लिख दोगे, ये 1, 2, 3, तो इसको लिखेंगे 3s2, 3p2। यानी ये इलेक्ट्रॉन ये जो बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये बराबर है। केवल अंतर इतना है कि यहां पर कक्षकों की संख्या, कोषों की संख्या 2 है, यहां पर कोषों की संख्या 3 है। तो ये आवर्त के अनुसार कोषों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तीसरे आवर्त में ये तीसरा आवर्त है, तीसरे आवर्त में कोषों की संख्या 3 है, 1, 2, 3। और दूसरे आवर्त में कोषों की संख्या कितनी है, 2, 1 और 2। इस प्रकार से अब यदि आप नीचे आएंगे तो उसमें बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं फिर आपको और बताता हूं। नाइट्रोजन 7 और 15, नाइट्रोजन ये 7 है और फास्फोरस कितना है, 15। तो यहां पर पहले में 2 और दूसरे में 5, और यहां इसी प्रकार से पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 5। तो बाह्यतम कोष में दोनों में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन आप लिखेंगे कैसे, अब यहां से ये s2 तो यहां भर ही गया था, तो यहां से लिखेंगे क्या, 1s2, 2s2, 2p3 और ये 2 से 8 तक तो लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p6। और उसके बाद में ये 1, 2, 3, 3s2 और 3p3, 3s2, 3, यहां 2s2, 2p3 है, यहां 3s2, 3p, और यहां पर क्या लगा दूं मैं, p3। यहां पर क्या लगा दूं मैं, p3। कौन सा, ये 3 थर्ड में, या थर्ड होगा या सेकंड होगा, तो ये p3 होगा। यहां पर दूसरे लास्ट का 2p3 और ये 3p3। और उसके बाद में इसी प्रकार से अब आप समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन में p4 हो जाएगा। ये p4 ऑक्सीजन का आपको पता है कि कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन 8 नंबर और 1s2, 2s2,
2p4 यानी कि ये 2 और ये 8 p4 इसलिए। और ऑप्शन के नीचे सल्फर कितना है 16 है, इसको आप 2 और 4 लिखो। यहां पर भी इसको 2 और 4 लिख सकते हैं। पहले कोर्स में 2, दूसरे में 4, ये बीच में 30, पहले कोर्स में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने 4, तो बाह्यतम कोर्स में 4 4 और फिर यहाँ इन 4 को ये 2s2 2p4 और इसको आप 3s2 3p4 आप इसको 3s2 3p4। तो इस प्रकार से आप p4 आ गया और उसके बाद में 9 नंबर आ गया फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो यहां अब आपको पता लग गया होगा ये p5 जाएगा, क्या जाएगा p5। इसलिए यहां फ्लोरीन F9 है और ये क्लोरीन 17 है, तो 2 और उसके बाद में 2 और यहां से कितना कर देंगे 7। अभी 5 नहीं करेंगे, यहां मैंने 5 लिख दिया, नहीं टोटल तो 9 इलेक्ट्रॉन है, आपको तो 9 इलेक्ट्रॉन का हिसाब देना। ये क्या करेंगे 2 8 7। लेकिन अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा, ये 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोर्स में है, इसलिए आप इसको 2s2 और 2p5 करेंगे। 2s2 2p5 और इस 7 को क्या लिखेंगे तीसरे कोर्स में 1 2 और 3 3s2 3p5। इस प्रकार से ये 5 और लास्ट में इस हीलियम को छोड़ करके ये क्या हो जाएंगे p6 हो जाएंगे। किसमें होंगे नियॉन और आर्गन में। नियॉन ये नियॉन है और ये आर्गन है और नियॉन 10 नंबर है, ये 18 नंबर है 2 और फिर उसके बाद में क्या यहाँ 8 लिख दें 10 है और यहाँ क्या लिखेंगे 2 8 और 8। ये 8 का कैसे लिखेंगे आप, कौन सा कोर्स है दूसरा कोर्स है 2s2 2p6 और ये 2 8 तो लिख देंगे आप 2s2 2p6, ये 3s2 3p6, इसलिए ये p6 की लाइन चालू हो गई। तो अब मैंने आपको आवर्त सारणी में केवल 20 तत्वों के बता दिया, उससे आपको ये पता लग गया कि ये जो 2 खाने हैं पहला और दूसरा, इसमें तो s इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये जो 13 से 18 तक के समूह हैं ये क्या है, इसमें p भरे जाते हैं। इसलिए ये जो ब्लॉक है ये तो p ब्लॉक कहलाएगा और ये कौन सा ब्लॉक कहलाएगा s ब्लॉक। ये 2 जो होते हैं, ये सारणी बना रहा हूं मैं, इस तरह की सारणी बनी है और ये सारणी के अंतर्गत ये मैंने इस तरह की सारणी बना दी और ये बनाई मैंने, तो ये जो है वो S ब्लॉक बन गए और ये ब्लॉक कौन सा बन गया P ब्लॉक बन गया। अर्थात इस एरिया में पाई जाने वाले, ये पूरा नक्शा मैंने रफ बनाया है, इस एरिया में जितने तत्व होंगे उनको S P ब्लॉक बोलेंगे, P तत्व प्रकार के तत्व है और इनको इन 2 को क्या बोलेंगे S प्रकार के तत्व। तो आपको S और P प्रकार के तत्व तो अब पता लग गया। अब आपको क्या करना है कि कुछ आपको याद करना है। देखो तत्वों के नाम जो हैं वो क्रमानुसार याद नहीं होते हैं। तत्वों के नाम याद करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं कि ग्रुप के अनुसार लिखें। अब जब आपने हाइड्रोजन लिथियम सोडियम लिख दिया तो इस समूह के समस्त तत्वों को याद करो कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंशियम। जब आप हाइड्रोजन से चालू हो जाए तो आप इससे से याद करो इनको, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम, इस तरह से एक समूह के याद करो। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके नंबर लिखने हैं आपको। अब इनके नंबर लिखे, नंबर आपको इस प्रकार से लिखने हैं 2, एक बार ये 2 बार 8 जोड़ेंगे, 2 बार 18 जोड़ेंगे और एक बार 32 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में रेस्ट
आप देखेंगे कितने, फिर आप 14 जोड़े 16 जोड़े वो अलग आ जाएगा। तो यहां मेरा समझाने का ये मतलब है कि एक बार तो जैसे ये आया हाइड्रोजन से लिथियम पे चले तो आपको एक बार 2 ही जोड़ने पड़ेंगे। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम के कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसके बाद में 2 बार 8 जोड़ने पड़ेंगे। लिथियम 3 में 8 जोड़ो 11 आ जाते हैं, और फिर सोडियम में 8 जोड़ेंगे तो ये क्या देंगे? 19 आ जाएंगे। आपको रटना नहीं है, आप इस हिसाब से 2 बार 8 जोड़ो। अब इसमें 19 में एक बार 18 जोड़ो, 19 और 18 37 हो जाएंगे, तो रुबिडियम का नंबर 37। फिर आप रुबिडियम 37 में सीजियम का ले फिर 18 जोड़ो, 37 और 18 55, ये 55 जोड़ो, और 55 के बाद में आप इसमें 32 जोड़ो। 55 ये कितने हो जाएंगे? 55 87, ये 87 आ गए। तो ये नंबर आ गए आपके। इस तरह से आपको गणित के हिसाब से आपको क्या करना है? हाइड्रोजन पहले में 2, फिर 2 बार 8, और फिर 2 बार 18, और फिर एक बार क्या करने? 32 जोड़ने हैं। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। क्यों जोड़ने हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन से यहां से चलता हुआ, ये हाइड्रोजन 1 है, 2 ही तो हुए, यहां से 2, तो फिर यहां से वापिस यहां आ जाओ। ये यूं सोचो कि आप इनको एक ही यहां इसको काटो, यहां से इनकी सबकी स्ट्रिप काटो, और इनको इसको उठा करके यहां लगाओ, इसको लगा करके यहां लगाओ, इस स्ट्रिप को यहां, इनकी एक स्ट्रिप बना दो, तो ये पूरी 104 तत्वों की एक लंबी लाइन बन जाएगी। तो यहां से 2, ये 2 खत्म हो गए, तो यहां से 3 स्टार्ट हो गया। 3 4 5 6 7 8, ये 10 खत्म हो गए, तो यहां से 11 चालू हो गया, और 11 चालू होने के बाद में यहां कितना नंबर है? 18 नंबर है। यहाँ आर्गन का कितना नंबर है? ये 18 नंबर है। तो यहां से ये कौन सा चालू हो गया? 19 चालू हो गया। कौन सा चालू हो गया? इस प्रकार से मैं अब बताऊंगा। तो अब आपको क्या करना है कि मैंने एक ग्रुप आपको बताया कि इसको कैसे याद करना। हाइड्रोजन वाली लाइन को, पहले ग्रुप को आप सीधा याद करेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये लिख लो आप, छोड़ेंगे नहीं। और फिर आप इनके नंबर कैसे याद कर लेंगे? ये आ जाएगा 3 है, 11 है, 19 है, 37 है, 55 है, 87 है। इसी प्रकार से इस लाइन को पूरा करो। हीलियम, आप इनर्ट गैसों को हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडान, फिर इसको ये 2 है, ये 10 है, ये 18 है, 18 तो 2 बार तो 8 जुड़ गए। एक बार यहाँ 2 से 8 जोड़ दिया आपने, अब यहाँ 8 जोड़ दिया आपने, 10 में 8, तो यहाँ कितने जोड़ेंगे? इस क्रिप्टन के लिए 18 जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 36। यहाँ कितना लिखेंगे? 36 लिखेंगे। और 36 के बाद में यहाँ जीनम के लिए फिर 18 जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? 54। और रेडान के लिए फिर आप 2 बार 18, यहाँ 18 जोड़े, यहाँ पर 18, ये भी 18 जोड़ दिए, ये भी 18 जोड़ दिए। आप क्या जोड़ेंगे? 32 जोड़ेंगे। तो 54 में 32 जोड़ोगे तो 86 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका नंबर आ गया कि ये 36, तो ये आपने नंबर लिख दिया आपने 2 10 18 36 54 और फिर यहाँ ये 86 है तो ये 87 है। देखो कंटिन्यूशन बनती है। ये 54 है तो ये 55 है और ये 36 है तो ये नेक्स्ट रो में सर क्या हो गया? 37 आएगा और ये 18 है तो ये आ गया। अब आप क्या करो कि केवल इतना ही काम करो कि आज का काम मांगा इसको मैं तो पूरा करूंगा, आज मुझे तो पूरा करना है क्योंकि ये सारणी बना रहा हूं इसलिए पूरा। आप आज इसको यहीं तक इतना ही पढ़ना है, आपको पोज करना है। केवल आपको मैंने ये बता दिया कि हमारे ग्रुप होते हैं और यदि आपको ये 7 पीरियड का उदाहरण देना है तो 7 पीरियड में आप ये सीधा बता सकते हैं कि 7 पीरियड, पहला पीरियड छोटा है
कि पहले पीरियड आपको नाम बता देता हूं उनको। पहले पीरियड इसमें 2 ही तत्व हैं, ये अति लघु आवर्त कहलाता है। 4 प्रकार का कहीं आपको आ जाए कि अति लघु, ये अति लघु है, अर्थात इसमें केवल 2 ही तत्व हैं। अति लघु तत्व, पहला आवर्त जो होता है, पीरियड जो होता है, उसको अति लघु कहते हैं। इसमें 2 ही तत्व हैं। कौन कौन से हैं? सामने। अब तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि हाइड्रोजन और हीलियम होता है। उसके बाद में लघु आवर्त, दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं? लघु आवर्त। आवर्त लिखेंगे, ये भी आवर्त लिखेंगे। लघु आवर्त दूसरा और तीसरे होते हैं। लघु आवर्त कौन से हैं? दूसरा और तीसरा होते हैं। इन दोनों में 8 तत्व होते हैं। तो दूसरे आवर्त में आप कह सकते हैं, दूसरा आवर्त क्या है कि वह आवर्त जिसमें लिथियम 3 से लगा करके और नियोन 10 तक के तत्व होते हैं, अर्थात लिथियम 3 to नियोन 10, ये दूसरा आवर्त होता है। फिर आप कह सकते हैं, जैसे आपको पुस्तक में लिखा हुआ, इसी प्रकार से पुस्तक को जो पढ़ते हो तो विजुअलाइज करो कि लिथियम 3-10, अर्थात लिथियम 3 और नियोन 10 तक के। ये बीच के आप याद है तो लिख दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में तीसरे आवर्त की बात करोगे, ये तीसरा आवर्त है। तीसरा जो सोडियम 11 से आर्गन 18 तक के, और ये भी लघु आवर्त होता है, लघु आवर्त होता है। तो इस प्रकार से मैंने 2 प्रकार के आवर्त आपको बताए, अति लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त। अति तो लघु आवर्त तो एक ही होता है, और दीर्घ आवर्त है वो 2 बता दिए। 2 कौन कौन से? दूसरा और तीसरा, जिनमें 8 तत्व होते हैं। अब मैं आपको आगे एक बात और बताता हूं कि इस लाइन को और पूरा करो। बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, फिर उसके बाद में यहां स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, बेरिलियम और यहां सॉरी ये पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये लाइन भी याद करो। क्या लिखेंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम। उसी प्रकार से तो आपको ये एस समूह, एस प्रकार के तत्वों का पता लग गया। एस प्रकार के तत्व। अब इनके नंबर लिख दो। यहां कितने हैं? एक बार 4 और 8 12, एक बार 8 और जोड़ना पड़ेगा, या ये 19 है तो 20 लिख दो। अब ये क्या किया? 2 बार 8 जुड़ गए तो 20 में 18 जुड़ेंगे तो यहां 38 लिखो। 37 और 38, इसमें फिर 18 जुड़ेंगे 56, तो 55 और ये 56। और उसके बाद में ये रेडियम है तो यहां 87 लिखे थे, तो 87, तो यहां 32 जोड़ेंगे, तो 56 में जब आप 32 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 88 आ जाएंगे। 88। अब आपको मान लो यहां पोटेशियम, अब मैं आपको पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताता हूं। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास सुनिए आप, K19 2881 2881 पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताया मैंने। यहां मैं ये 28 तो लिखना कोई जरूरी नहीं है कि 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 3p6 8 और ये पोटेशियम, और कितना हो जाएगा? 4s1। ये 4। अब देखो यहां से चौथा आवर्त, चौथे आवर्त का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? s1। यहां लिख दिया मैंने, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। और इसी प्रकार से कैल्शियम का यहां लिखेंगे, कैल्शियम का लिखेंगे 20, तो यहां क्या हो जाएगा? 4s2 हो जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए पोटेशियम और कैल्शियम आप ध्यान रखना है, आपको पोटेशियम और कैल्शियम का ध्यान रखना, ये आपको मैंने बता दिया।
अब आपको मान लो ये 10 तत्व आपको याद करने हैं। ये जो यहां से 3, 4, 5, 6, 7 ये 10 ग्रुप हैं। ये गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 तत्व भी आपको याद करने हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इनको याद करें। स्कैंडियम, यहां लिखे आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और जिंक तो कॉपर और यहां ये जिंक। प्लीज ये 10 और याद कर लो। ये आपको 10 तत्व तो याद करने हैं। क्या लिखने हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। और इसका नंबर यहां ये 20 है, तो दिक्कत ही नहीं है तुम्हें। 21, 22 सीधा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 24, 25 नंबर याद करने की, 27, 28, 29 और ये 30। ये आपको 30, ये 10 तत्व और याद। पहले आपको क्या करना है? 20 तत्व याद है। अब फिर आपको ये 10 तत्व और याद करने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर मैंने आपको कि कैल्शियम तक का तो इलेक्ट्रॉन विन्यास बता दिया मैंने। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास बताता हूं। किसका बताऊंगा? कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताऊंगा। स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम, ये स्कैंडियम 21 नंबर है इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है। अब आप समझेंगे, यहां थोड़ा सा आप समझिएगा। कैल्शियम में 20 होते हैं, तो जो कैल्शियम में तो आपने 2, 8, 8 और 2 लिखे हैं। ये कैल्शियम के, कैल्शियम 20, तो ये 2 क्या 4s2 हो गया। क्या हो गया? ये 4s2। तो यहां स्कैंडियम के लिए लिख रहा हूं मैं 2, 8 तो लिख दिए, 2, 8 लिखे। इस 8 के लिए मैं क्या लिखूंगा? 3s2, 3p6 और ये 4s2, 4s2। अभी तक ये टोटल मैंने 2, 8 और 10 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन का हिसाब दिया है। कैल्शियम का लिखा है मैंने आपको। अब आप थोड़ा समझ रहे हैं यहां पर। अब 21वां इलेक्ट्रॉन आएगा। 21वां इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास कौन सी जगह है? एक तो 4s2 के बाद में 4p जगह और एक ये 3d है। तीसरे में d होता है, तीसरे में d होता है। इसलिए 21वां इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये निर्धारित करना है कि 3d में जाएगा या 4p में जाएगा। अब आपको ये निर्धारित करना है। तो इसके लिए मैंने फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटलों का भरना, कक्षकों का भरण, उसमें मैंने n+l का नियम बताया है। और उसको प्लीज ध्यान देना उसमें कि इसके n+l का मान 3d है, तो 3d का मान कितना होता है? 2, इसलिए 5 है। p का मान, इसके 4p का मान 4p का मान कितना था? 1 और इसके भी n+, ये तो n+l। तो n+l के नियम में तो ये बताया था कि जिसके n+l का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और यदि किन्हीं 2 या अधिक कक्षकों का n+l का मान बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाता है, उस उपकोष में जाता है जिसके n का मान कम होता है।
तो n का मान ये तीसरे n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, ये तीसरी क्वांटम संख्या है, ये चौथी क्वांटम संख्या है। तो यहां स्कैंडियम का जो 21वां इलेक्ट्रॉन है वो 3d1 हो जाएगा। आप सोचिए यहां पर ये अब p में नहीं जाएगा, 3d1 हो जाएगा। और यहां इस जगह ये स्कैंडियम, यहां ये d चालू हो गई, d1 चालू हो गई। और d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। d में कितने होते हैं टोटल? और ये 10 खाने यहां तक, मैं आपको ये यहां तक ये d10 हो जाएगा। d1, d2, d3, d4, d5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार से ये बीच की जो श्रेणी आ गई, ये जो बीच का हिस्सा आ गया, ये डी आ गए सारे के सारे, ये जो कहलाते हैं, अर्थात इनको हम डी, क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरे जाते हैं। तो टाइटेनियम का 22वां इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम का 22वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2, 8, 3s2, S2, 3p6, 3d2 और 4s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन d2 में गया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन d2 में गया है, इसलिए यहां पर मैं d2 लिखूंगा। यहां d2 22वां इलेक्ट्रॉन, ये फिर यहां 23वां इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से लिखेंगे। वेलेडियम V23, 2, 8 तो पहले दूसरे कोष हो गए, तीसरे कोष में 3s2, 3p6 हमारे पास पहले था, 3d3 और 4s2। आप ऐसे लिखेंगे इसको। यहां देखो आप, अब आपको ध्यान होना चाहिए, जब आप फिर इसका इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना तो आपको थोड़ा ध्यान भी आ जाएगा, अरे वेलेडियम तो वहां है, इस जगह है, और इस जगह से तो डी चालू हो जाती है, अलग से 23 का तो आप उलट हो जाएंगे। लेकिन वेलेडियम की आपको लोकेशन का पता है कि लोकेशन यहां है 3 नंबर पे, तो ये D3 हो जाएगा, ये D3 हो जाएगा, D3 हो गया। अब मैं आपको बताता हूं क्रोमियम का। क्रोमियम का क्या होगा? D4। क्रोमियम का नंबर कितना है? 24 नंबर। क्रोमियम का कितना नंबर है? आप 20 के पूरे करें, 2, 8, 8 और ये 2। कैल्शियम का 20 का आ गया। अब आपको क्या लिखना है कि यहां इनको तो छोड़ो, आपको क्या लिखना है कि इसकी 30 है, 3s2, 3p6, 3d4 और 4s2। ये 3d4 और 4s2 हमारे नियम से तो इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका यही होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन विन्यास यहां आपको ये 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाता है, ये यहां से यहां आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन। उसका 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन d में आ जाता है, इसलिए ये d जो 4 लिखा है ये आप हमेशा यहां d5 हो जाता है। क्या हो जाता है? d5 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको बताया था कि अर्धपूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। d4 था तो ये स्थायित्व ग्रहण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, d4 से क्या बना लेता है? d5। इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर नहीं, ये 24 का 25 नहीं होगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों में से s2 का एक इलेक्ट्रॉन यहां ले लेता है, d5 और 4s1। इसलिए क्रोमियम का हमेशा अलग से इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा जाता है, क्योंकि टेक्निकली थोड़ा, इसलिए आपको ध्यान रखना है क्रोमियम d4 से d5 हो जाता है, याद रखें। अब ये मैग्नीज का क्या चीज है
कि 25। मैग्नीज का क्या चीज है? 25। तो आप इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 2। अब यहां ये D4 है तो 3s2, 3p6, 3d5 और ये 4s1 था, ये वापिस 4s2। तो ये D5, ये अपना परमानेंट D5 है, परमानेंट D5 है। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं 4s2 हो गया। अब आप यहां पर क्या करेंगे, जब क्रोमियम के बाद में Mn का आ गया D5, आयरन का फिर क्या होगा कि उसी तरह से D6 हो जाएगा, आयरन का D6 हो जाएगा, कोबाल्ट का D7 हो जाएगा, निकेल का D8 हो जाएगा, D8। और फिर कॉपर 29 है। यहां आप फिर ध्यान देंगे कि कॉपर 29 Cu 29, तो यहां आप 2, 8, 3s2, 3p6, 3d9 और 4s2 ये आ जाएगा। अब आप टोटल बार जो मैं लिख रहा हूं आपको ऐसा ध्यान होना चाहिए, 2, 8, 8, 9, 17 और ये 2 टोटल देखो 17, 2, 19 और 10, 29 पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, थोड़ा ऐसे ध्यान रखो कि ये 9 है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। इसमें फिर आपको एक इलेक्ट्रॉन, नियम से तो ऐसा हो जाता है, नियम से तो D9 है, ये D यहां 9 ही होता है, D9, लेकिन हमें मिलेगा क्या, ये D10 हो जाता है। वही जैसे क्रोमियम में मैंने बताया, इस यहां वहां 4 का 5 हो जाता है, यहां 9 का 10 हो जाएगा और 9 का 10 हो जाएगा। फिर आप इसको लिखेंगे 3d10 और 4s1, ये 2 का 1 हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 3d10 और 4s1। वीडियो लंबा हो रहा है, ये मेरा आधा पौना घंटा और लगेगा मुझे। तो अब आपको ये D10 तक मैंने आपको बता दिया है और इसको ध्यान रखेंगे। ये क्रोमियम और Zn30 का तो फिर आ ही जाएगा कि 2, 8, 18 और 8। ये 17 इलेक्ट्रॉन यहां मैंने बताए थे, 17 का 18 हो जाएगा। तो क्या होगा 3s2, 3p6, 3d10 और यहां 2 ही लिखेंगे, 18, 10, 28, 2, 30, 4s2, 4s2। तो यहां D10 4, इसलिए इनमें क्या है कि आपके नीचे लिखा रहता है ना कि ये 3D जो लिखा है बुक में लिखा 3d10 4s1 और यहां क्या लिखा होगा 3d10 और 4s2। ऐसा इनके नीचे आपकी किताबों में लिखा मिलेगा आपको कि 2d। इसका मतलब अंतिम कोर्स इलेक्ट्रॉन है वो कहां कहां जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं। तो ये D प्रकार के तत्व हो गए, ये S प्रकार के तत्व आपके बन गए, ये P प्रकार के तत्व बन गए और F प्रकार के तो मुझे बताने हैं, वो तो मैं बताऊंगा। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनकी 3 सीरीज है, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, ये याद करो। अब आपको ये लाइन तो कम से कम याद होनी चाहिए, स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम और एक्टिनियम। और ये लाइन आपको जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये आपको याद करना है। और उसके बाद में यहां इसमें ये 2 बार आप जोड़ दिए तो इसमें आप 21 में 18 जोड़ेंगे, 39, 38 है, 39, 56 है तो 18 जोड़ेंगे 50, इसमें 39 में तो ये 57 हो जाएगा, 57, फिर 57 में 32 जोड़ेंगे 89,
89, 88 में 32, 88 के बाद में 1, 89। तो ये नंबर आपको ऐसे याद आ गए। 30 है, 48 कर दो। 30 के क्या कर देंगे? 48, और 48 में 32 जोड़ेंगे। यहाँ इसमें 30 में आपने 39 है तो 48, और 48 में यहाँ लेंथ, अब यहाँ पर 32 जोड़ने, ये वो 32 वाली लाइन आ गई इसमें। अब यहाँ ये 48 और 32 कितना कर देंगे? 80 कर देंगे। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, तो यहाँ 80, ये जिंक कैडमियम मरकरी है। तो अब आपको क्या करना है? ये क्या? बोरोन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम और इसके अंदर क्या? टेलुरिनियम और थैलियम, ये सब आएंगे। Tn, टेलुरिनियम और थैलियम, ये आप 13, 31 कर दें। 31 और उसके बाद में ये 49 और उसके बाद में ये 80 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 81, ये पीवल। तो इतना याद करने से आप क्या कर सकते हैं कि इन तत्वों को आप ये बता सकते हैं कि हमारे पी ब्लॉक के तत्व कहाँ पाए जाते हैं? 1313 से 18 में पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक में 1, 2, 3 दूसरे कहां से? दूसरे वाले से। बोरोन से नियॉन, एल्यूमिनियम से आर्गन, जर्मेनियम से प्रिटन और टेलियम से ये जीनॉन और थैलियम से रेडान तक के ये बीच के तत्व भी याद हो जाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। और नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा, और इसी प्रकार से डी ब्लॉक की जो 3 श्रेणियों में पाए जाते हैं। पहली श्रेणी स्कैंडियम से जिंक, दूसरी श्रेणी इट्रियम से और क्या चीजें? कैडमियम, और तीसरी श्रेणी लैंथेनम से मरकरी तक, 80 तक, ये तीसरी श्रेणी के तत्व हैं। ये तीन, ये डी श्रेणी की। अब मुझे एफ श्रेणी के तत्व बनाते हैं। 5 मिनट आप रेस्ट कीजिए और उसके बाद में इसको दोबारा आप जब इसको चलाएंगे तो मैं आपको 5 मिनट रेस्ट करो। 5 मिनट के बाद में इस वीडियो को दोबारा आप मैं तो कंटिन्यूशन बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ा रेस्ट करें 5 मिनट और उसके बाद में इस वीडियो को दोबारा देखें। इतना पहले डाइजेस्ट कर लो। तो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया, इलेक्ट्रॉन विन्यास के अनुसार बता दिया कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के कौन कौन से पार्ट बताए मैंने। क्रोमियम का और कॉपर का बताया मैंने कि ये जो होते हैं D10 हो जाते हैं या 5 हो जाते हैं, तो ये याद रखना। और कुछ जो अपवाद होते हैं वो यहाँ बताऊंगा अभी मैं, जब आप इसको वीडियो को दोबारा देखें।